स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज के कॉन्क्लेव 2025 में 25 का झारखंड। और हमारे साथ माननीय मंत्री हफीजुल हसन अंसारी हैं। मैं आपके साथ शारिफ इब्राहिम हूं और मैं शहवार आपका स्वागत करती हूं। सर, आपके बारे में बहुत कुछ जानना है, हमारे मन में बहुत सारे सवाल हैं आपके राजनीतिक सफर के बारे में, लेकिन उससे पहले हमने आपका एक छोटा सा प्रोफाइल तैयार किया है, एक नजर उस पर डालते हैं। हफीजुल हसन अंसारी बिहार झारखंड के एक बड़े अकलियत चेहरे हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हैं आप। आपका राजनीति में आना एक इत्तेफाक जरूर था, लेकिन आपने काफी कम वक्त में झारखंड की आम आवाम के साथ साथ अल्पसंख्यकों के बीच खुद की बेहतर छवि बनाई है और एक स्थापित नेता के रूप में उभर कर भी सामने आए हैं। आपने बीआईटी सिंदरी से बीटेक की डिग्री ली और तकनीकी रूप से भी बेहद काबिलियत रखते हैं। साथ ही आपकी प्रशासनिक दक्षता को देखते हुए अब तक आपको 4 बार राज्य के अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी देकर मंत्री बनाया गया। जिन महकमों की जिम्मेदारी आपके कंधे पर आई, आपने उसे सजाने संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अवाम में भी आप उतने ही लोकप्रिय हैं, तभी तो लगातार दूसरी बार मधुपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने आपको जिताकर विधानसभा भेजा। राज्य और पार्टी संगठन को आपकी बेहद जरूरत महसूस हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायक बनने से पहले ही आपको मंत्री बनाकर एक बड़ी जिम्मेदारी के लायक समझा। उसके बाद उपचुनाव जीतकर आप उनके विश्वास पर खड़े उतरे। उसके बाद आप लगातार किसी न किसी विभाग के मंत्री के रूप में राज्य की सेवा कर रहे हैं। फिलहाल अल्पसंख्यक कल्याण के साथ साथ लघु सिंचाई मंत्री के रूप में आप सूबे के अकलियतों की बेहतरी और किसानों की सहूलियतों के लिए जोर शोर से लगे हुए हैं। नक्षत्र न्यूज परिवार की ओर से आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। नक्षत्र कॉन्क्लेव 25 का झारखंड। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। जैसा मेरे सहयोगी ने कहा था सर, प्रोफाइल दिखाने से पहले कि आपके पर्सनल जीवन के बारे में भी कुछ हम जानेंगे, राजनीतिक सफर के बारे में भी जानेंगे। और जो प्रोफाइल में हमने दिखाया कि महज एक इत्तेफाक था आपका राजनीति में आना, और आपकी भी शायद प्लानिंग नहीं थी, लेकिन आप जब बड़े हुए तो आपने घर में एक आंदोलनकारी को देखा, विधायक को देखा, मंत्री को देखा, जनसेवक को देखा। तो क्या बुनियाद नींव वही पड़ गई थी, या आगे जिस तरह से जो हालात पैदा हुए उसके बाद ये चीजें हुई? जोहार। आज नक्षत्र न्यूज में आप लोगों के साथ रूबरू होने के लिए। देखिए, मेरा परिवार शुरू से ही राजनीतिक है। उस इलाके में पहला मिडिल स्कूल मेरे दादा हाजी पैगाम अंसारी ने बनवाए थे जी, आजादी से पहले करीब 1940 में। और वो भी उनके दोस्त थे डॉक्टर बनर्जी, जो 3 बार विधायक रहे, वो जनसंघ से विधायक बने। मेरे दादा जब तक वो खड़े हुए इलेक्शन में, उन्हीं के साथ, क्योंकि दोस्ती थी, उन्हीं के साथ रहे। 80 में कृष्णानंद झा, पंडित विनोदानंद झा के पुत्र, पहली बार मधुपुर से कांग्रेस से खड़े हुए। तो जब बीजेपी से किसी दूसरे को टिकट दे दिया गया, केन झा जी जो हैं वो मेरे दादा के पास गए, बोले आपका दोस्त तब तो नहीं खड़ा है, आप क्या कीजिएगा? तो बोले ठीक है, हम देखते हैं, आपको वोट देंगे। तो राजनीतिक परिवार हम लोग रहे हैं, खेतीहर किसान परिवार है, अच्छा खासा खेती भी है, उसी से जुड़े हुए हैं। और मेरे फादर 6 टू ग्रेजुएशन तक देवघर में ही रहे हैं। इसके बाद वहाँ से ठेकेदारी किए, सामाजिक सोशल वर्कर बड़े, मदरसा, मस्जिद और या सामाजिक जो भी कार्यक्रम में उनका हिस्सा उस इलाके में रहता था। हम लोग का परिवार बहुत बड़ा था, उसी से आगे बढ़े। फिर उन्होंने लड़ाई की, संघर्ष के गुरुजी बराबर मेरे यहाँ आते थे और एक अच्छा गुरुजी से रिश्ता हो गया। गुरुजी को जब हम लोग देखते थे, और कहीं न कहीं इंजीनियरिंग करने के बाद जब मधुपुर पहली बार अब्बा मेरे 90 में लड़े, तो उस वक्त वहाँ 4-5 हजार वोट जेएमएम का आता था। जब मेरे पिताजी वहाँ लड़े तो 25 हजार वोट आया।
90 में 95 में फिर वो जीते। जिस सिलसिला आगे बढ़ा चलते गया। मैं भी अपना इंजीनियरिंग का पढ़ाई खत्म करके जब मधुपुर पहुंचा तो पीछे पीछे मैं भी रहा, सहयोग करते रहे। और इत्तेफाक ये हुआ कि कोरोना काल में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया और झारखंड में जैसे उसका जो इखलाक किरदार, झारखंड मुक्ति मोर्चा को बहुत फायदा हुआ उनका, और उस जो कमी को दूर करने के लिए गुरुजी ने, हेमंत बाबू ने मुझे फिर से मौका दिया कि उस परिवार का आप, और वो इससे पहले भी अब्बा एमएलए थे, मंत्री थे, तो चाहे दुमका इलेक्शन हो, जामा इलेक्शन हो, एक पारिवारिक रिश्ता था। उस रिश्ते के लिहाज से हर जगह हमको जाना आना पड़ता था। और वो देख चुके थे मधुपुर का सारा भार जो मैनेजमेंट का 2009 के बाद मेरे ही जिम्मे था और हम ही करते थे। तो ये राजनीतिक सफर, तो जैसा आपने बताया कि बैकग्राउंड आपका रहा है, तो बीटेक की पढ़ाई, तो वो भी महज इत्तेफाक था, जिस तरह से राजनीति में इत्तेफाक हुआ कि प्लानिंग थी कि आना है पर पढ़ के समझदार बन के कुछ डिग्रियां लेकर आना राजनीति में। मैं नौकरी करने का तो मन था, लेकिन नौकरी भी मैं किया 5 साल जी, एसएमडीसी में सर्वेयर की नौकरी, सर्वेयर का नौकरी किया। इसके बाद मेरा भाई एक छोटा था जो बीआईटी मिश्रा में पढ़ता था, उसका एक्सीडेंट हो गया, डेथ कर गया। इसके बाद से मैंने नौकरी भी छोड़ दिया और घर में ही घर को संभालने में ही लगा। चलिए, ये तो पर्सनल बात हो गई। अब विभाग के तरफ रुख करते हैं। जो आपका विभाग है अल्पसंख्यक कल्याण, किस रूप में आप उसको डिफाइन कीजिएगा अपने काम को लेकर और उस पर्टिकुलर विभाग की योजनाओं को लेकर? देखिए, मेरा जो 4 साल का कार्यकाल रहा, जिसमें अल्पसंख्यक कल्याण, खेल कूद, पर्यटन, इस 4 साल में कब्रिस्तान घेराबंदी जी, करीब 3500-3600 कब्रिस्तान घेराबंदी मैंने किया, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। विश्व रिकॉर्ड मेरा बना है। एक फिनेंशियल में 1176 कब्रिस्तान घेराबंदी, कोई भी स्टेट, बिहार हो या यूपी हो, इतना बड़ा 80 एमपी सीट का स्टेट है, या कोई देश है मुस्लिम देश, एक साल में इतना कब्रिस्तान घेराबंदी नहीं किया। जी। 115 हॉस्टल्स, मदरसे है, मदरसा हॉस्टल या मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल, या जहां भी अल्पसंख्यक का चाहिए, अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूट है, उसमें हम हॉस्टल दिए हैं, वो भी एक रिकॉर्ड है। सीएमएफजीपी से जो लोन हम लोग दिए हैं, और अभी बस अब टेंडर मैंने हम लोग इनवाइट कर चुके हैं। हज हाउस में इंजीनियरिंग का, जेपीएससी का, यूपीएससी का, मेडिकल का, सबका कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट अल्पसंख्यक को हम लोग देंगे। कोचिंग की आपने बात की, उसी में एक सवाल ऐड हो रहा है। अल्पसंख्यक हॉस्टल्स की बात की हुई थी आप लोगों ने, वो अभी तक बिहार में शुरुआत भी हो गई है, अब यहाँ झारखंड में उसका कुछ सूरत हाल नहीं दिख रहा। बस अब शुरू, टेंडर हो गया, अब जो भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे हम लोग, टेंडर ये मैंने यही फाइनेंशियल ईयर यही रहेगा कि इसी में हम लोग कर दिए हैं, आगे नहीं। तो करीब 10 दिन 15 दिन के अंदर डिसाइड हो जाएगा कि कौन इंस्टीट्यूट उसको रन करेगा। इसके बाद सर, मेरा सवाल है कि आज के समाज में जब हम विकास को देखते हैं तो शिक्षा सबसे आगे है, और जब मैं आपके प्रोफाइल को देख रही थी तो आपने बीआईटी सिंदरी से बीटेक किया है, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन में आपका बहुत रुचि है। लेकिन आज भी झारखंड में शिक्षा कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहा है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट थोड़ा पीछे रह जा रहा है। तो इसमें क्या आगे की योजनाएं हैं और क्या कहना चाहेंगे आप? वो भी पर्टिकुलर अल्पसंख्यक समुदाय के लिए। देखिए, पहले से तो शिक्षा में अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे या गार्जियन पढ़ाई में ध्यान दिए हैं,
पहले उतना नहीं देते थे, ये बात सही है। और आप देखिएगा अभी हम लोग प्रोत्साहन के तौर पर मरांगोम के एक स्कीम है जिसमें बच्चे को हम लोग विदेश में पढ़ाते हैं, करीब एक बच्चे पर 50 लाख रुपया खर्चा करते हैं। अभी 25 बच्चा पिछले फिनेंशियल ईयर में गया है। अगला फिनेंशियल ईयर से जैसे अभी ये 24-25 में 50 हम लोग कर दिए, तो उससे एक माहौल बनेगा। और गुरुजी क्रेडिट कार्ड है, उससे हम लोग प्रोत्साहन करते हैं। और मैं तो कहता हूं सभी गार्जियंस को, मेरा भी परिवार में बहुत सारे इंजीनियर है, बहुत सारे डॉक्टर हैं। मेरा जो बड़े बहनोई साहब, उनको वो नेतरहाट में शिक्षक थे जी। तो उनका था कि शाम में 2 घंटा अपने बच्चे को लेकर बैठते थे। जब तक गार्जियन, आप कहीं भी किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन करा दीजिए किसी भी, लेकिन गार्जियन जब तक आप 1 घंटा 2 घंटा समय नहीं दीजिएगा तब वो बच्चा, तब तक वो ठीक नहीं होगा। मेरा आज 2 भगना है, एक भगनी है, एक मेडिकल पीजी कर रहा, दोनों बीटेक एमटेक किया है। अभी होता क्या कि पैसे वाले लोग, अभी एक तो हम पढ़ रहे थे, मर्डर हुआ, लड़की अपने हस्बैंड को मारी, सौरभ कह के लड़का को, मेरठ। तो ये हो क्यों रहा? आप गार्जियन है, बच्चे को इंग्लैंड भेज दे रहे हैं, अमेरिका भेज दे पढ़ने के लिए, यहाँ वहां करने के, इसके बाद उसको बोलते हैं कि पैसा कमा के लाओ। आप उसको प्यार नहीं दे सकते। मेरे गांव में, मेरे मधुपुर में, वो भी मेरा रिश्तेदार है, हनीफ मियां, उसका 8 बेटा में 7 बेटा नौकरी करता, डॉक्टर है, IAS है, मेडिकल इंजीनियरिंग जी। उसका कहना है कि मैट्रिक से पहले अपने बाल बच्चे को कभी भी हॉस्टल में नहीं रखना। अगर हॉस्टल में रख दिया वो आपसे बाहर हो गया। और आजकल के गार्जियन हम लोग देखते हैं, बड़े बड़े जिनको पैसा वाला, कहाँ पढ़ा रहे हैं? देहरादून में। कहाँ पढ़ा रहे हैं? तो बड़ा बड़ा स्कूल में। स्टाइल स्टेटमेंट भी हो गया ये जी, स्टाइल स्टेटमेंट भी हो गया ये कि बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं। लेकिन वो बाहर, वो आप बाहर जहां उसको भेजे मैट्रिक से पहले, वो आपके हाथ में आने वाला नहीं है। तो कुछ तो लोग शिक्षा को, पहले देखिए शिक्षा ग्रहण करता था पहले को भी विद्वान बहुत, आज कहाँ उतना विद्वान है जितना पहले विद्वान थे। आज कहाँ है? सिर्फ आज है कि किसी तरह शिक्षा डिग्री लेकर के नौकरी लेना है, पैसा कमाना। आज का दिन में चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, मेडिकल में अगर कोई मेडिकल ये खोलता है, उसका एक ही काम है कि शिक्षा करना। एक मैं कहानी सुनाता हूं, छोटा सा बात। अभी जो पंचायत चुनाव हो रहा था ना जी, तो मुखिया, जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड, 4 इलेक्शन एक बार होता था। तो एक मेरा बहनोई है, वो पूछे, हफीज इसमें सबसे ज्यादा पैसा किसमें मिलेगा? उसी में हम खड़ा होंगे। किसमें सबसे ज्यादा पैसा है, उसी में हम खड़ा होंगे। तो ये सोच हो गया कि कहां से पैसा आए। तो जो माहौल जो है ना, माहौल आज पैसे का हो गया। इसीलिए हम लोग जो क्वालिटी चाहिए शिक्षा में वो नहीं मिल रहा। अच्छा, बहुत वाजिब सवाल मेरे सहयोगी ने उठाया शिक्षा को लेकर। एक स्टीरियोटाइप भी बन गया मंत्री जी कि अल्पसंख्यक समाज का बच्चा मदरसे में जाएगा पढ़ने। अब मॉडल स्कूल बन रहा है, मॉडल बूथ बन रहा है, मॉडल टॉयलेट तक बन जा रहा है। मॉडल मदरसों की परिकल्पना हम नहीं करते कि वहां पर सिर्फ उर्दू की तालीम ना हो, वहां पर आज की दुनिया की तालीम हो, कंप्यूटर एजुकेशन हो, वहां साइंस भी पढ़ाया जाए। इसकी चर्चा क्यों नहीं होती? इसकी बात क्यों नहीं होती है? ये सोच में क्यों नहीं है? देखिए, हम तो कहते हैं, अभी यहाँ CP सिंह साहब आए थे, बहुत तरह के बात वो बोले। आप मुसलमान पर ध्यान मत दीजिए। मुसलमान का मालिक अल्लाह ताला है, दूसरा कोई नहीं। मुसलमान का फिक्र आप लोग मत कीजिए। जो भी नेता, कल भी विधानसभा में बाबूलाल मरंडी, ये रोड जाम जो होता है, दुर्गा पूजा में भी होता है, जहां सब त्योहार में, सब में होता है, सब त्योहार में होता है।
तो हम तो चाहते हैं कि ये सब का जिंदगी लंबी हो, बाबूलाल मरंडी हो, रघुवर दास हो, सीपी सिंह साहब हो, कि सब रहेंगे तो हम लोग 20 साल रहेंगे और सत्ता में। और 2 ठो बाहर से भी जो ले आए थे, वो क्या नाम है उनका, हेमंत बिश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान थोड़ा सब परिवार के हैं, राजा परिवार के आदमी हैं, वो तो थोड़ा सभ्य थे, ठीक ना। इसके बाद जो ये सब आने से, या अभी हम तो चचा मेरे बगल में रहते हैं सीपी सिंह, चचा बोलते हैं उनको, हम बोलते हैं चचा 70-75 हो गया, अब शुभ शुभ बोल के जाइए ना, क्या जो मन सो लड़ाई वाला भाषा बोलते हैं, सही सही बोलिए, कभी भी समाज में सही बात बोलिए ना। आप बीजेपी के नेता से बोलिए, बीजेपी को भी यहाँ एमपी बनाया, आज यहाँ के एमपी कौन है, संजय सेठ है, उसका भी काम है ना वहां से सेंट्रल से फंड लाना, नहीं खाली राज्य सरकार का काम। कभी भी आप देखिएगा विकास का बात नहीं करेगा, जब भी करेगा हिंदू मुस्लिम यही। तो हिंदू भी अब तंग हो गया, हिंदू भाई भी तंग हो गए हैं उनका ये सुन के। विकास का काम कीजिए। सर बेशक आपने अभी बहुत सही बात कहा कि ये जो सदन में एक बहस होती है हिंदू मुस्लिम को लेकर, धर्म को लेकर, तो आपको ये नहीं लगता कि आधुनिक भारत में जहां भारत इतना आगे बढ़ने को तैयार है, धर्म को लेकर लोग बहस करते, इसे एक मुद्दा बना देते, तो इस पर क्या कहेंगे, आपको लगता क्या है? देखिए, हम लोग जो देश है ना बहुत बुरी स्थिति में फंस गया। आज अभी देखिए वक्फ बोर्ड का निकाला ना, कुछ लेना देना नहीं। हम बोले हैं आपको कि हमको जमीन दीजिए, हमारा जमीन ये कर दीजिए, वो कीजिए, सिर्फ माइंड डाइवर्ट करने के लिए, सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए, और परेशान कुछ नहीं होगा। आज कहीं न कहीं हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, समय उसमें खराब हो रहा है, माइंड मेरा खराब हो रहा है, और वो अपना काम जो उसका अडानी और अंबानी है, जो उनका मालिक है, जो अन्नदाता है, सारा चीज उन्हीं का फिनांस किया हुआ। आप ये समझते हैं ना, बीजेपी जो अंधभक्त हैं वो समझते हैं कि आपके लिए वो कुछ कर रहे हैं, आपके लिए नहीं कर रहे हैं। ये जब शुरू में आडवाणी जी को किनारे किया गया, आप लोग को पता है, मुंबई में एक जगह मीटिंग हुआ तो बोला कि फिनांस कौन करेगा, तो आडवाणी जी कट्टरता में थे, उनके साथ तो कोई गए नहीं यार, ये तो गुजराती भाई अडानी और अंबानी को लेकर के आए, क्योंकि वहां वो सीएम रह चुके थे और ये फिनांस करने के लिए तैयार हो गए। ये लोग कुछ समझ नहीं रहे, आपके लिए कुछ काम कहां कर रहा है। अगर झारखंड में काम हुआ है तो अडानी के लिए हुआ है, और आज भी उस वक्त मेरे पास भी लोग आए, जब माननीय हेमंत सोरेन जी को जेल भेजने क्या कारण कि आप मेरे पास झुकिए, आप 20 साल रहिए।